आज मुख्य आरोपी यानी यूसीसी के अध्यक्ष और सीईओ वारेन एंडरसन को गिरफ्तारी के महज 6 घंटे बाद ही सिर्फ 2100 करोड़ डॉलर के मामूली जुर्माने पर ही मुक्त कर दिया गया। जहां तक बात मुआवजे की है तो हादसे के 8 साल बाद शुरू हुए इस मुआवजे के नाम पर लोगों को बस सपने दिखाए गए। सबसे पहले कंपनी के साथ लगभग 713 करोड़ का जो समझौता हुआ था वह उस समय के अनुमानित 3000 मौतें और 1 लाख प्रभावितों के हिसाब से था, लेकिन बाद में यह आंकड़ा 25,000 मौतें और 5 लाख प्रभावितों तक पहुंच गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार तकरीबन 5 लाख लोग इस गैस त्रासदी से पीड़ित हैं, मगर मुआवजा पहुंचा केवल 3-3.5 लाख लोगों तक। लेकिन उनमें कितने असली हैं और कितने फर्जी कोई नहीं जानता, क्योंकि मुआवजे के नाम पर इतनी लूट खसोट मची कि रातों रात हजारों फर्जी गैस पीड़ित भी पैदा हो गए। वहीं गैस त्रासदी से पीड़ित 56 कॉलोनियां मानी गई थी, मगर मुआवजे में मात्र 36 कॉलोनियों को ही शामिल किया गया। तो दर्द बहता है अंदर जिसमें जहर बनकर, ये क्या बहता है इन आंखों से पानी सा। जी हां, भोपाल गैस कांड को आज पूरे 31 बरस बीत चुके हैं, लेकिन इन 31 सालों के बाद भी गैस पीड़ितों के जख्म और उनकी बदहाली के हालात जस के तस हैं। अपनों को खोने और मुफ्त में मिली बीमारियों के जख्म अभी भी कायम है। रोटी की भूख ने उनकी जिंदगी को पहाड़ बना दिया है। पीड़ितों की जिंदगी आसान बनाने के मकसद से आर्थिक पुनर्वास के प्रयास सिर्फ कागजों तक सिमट कर ही रह गए, क्योंकि आर्थिक अवसर मुहैया कराने के लिए शुरू की गई योजनाएं जल्दी ही दफन हो गई। कहीं राहत के नाम पर सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें बनी तो कहीं अस्पतालें। वहीं 1985 से शिक्षण प्रशिक्षण का शुरू हुआ दौर अब भी जारी है, मगर यहां भी कोशिशें कारगर रूप नहीं ले पाई। औद्योगिक त्रासदी का अर्ध सत्य। जी हां, 15,000 लोगों की मौत, हजारों हजार विकलांग, 3 पीढ़ियां बर्बाद और 41 सालों का अंतहीन इंतजार। भोपाल गैस कांड के पीड़ितों का पूरा सच आज यही है। दर्द आज भी जस का तस है। लोग पिछले 31 सालों से घुट घुट कर जिल्लत की जिंदगी जीने को मजबूर है, क्योंकि कहने को तो कागजों में गैस पीड़ितों के उत्थान, मदद और राहत के नाम पर सैकड़ों योजनाएं चलाई गई। हर बार करोड़ों का बजट भी मंजूर हुआ। उनकी ट्रेनिंग के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन उन्हें ना तो रोजगार मिला और ना ही वो माकूल इलाज जो उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिला सके। इलाज तो छोड़िए साहब, पुराने भोपाल की कुछ बस्तियों में तो आज भी पीने का साफ पानी नहीं पहुंच रहा। न्याय के नाम पर पीड़ितों के लिए बड़ी बड़ी अस्पतालें और इमारतें तो तान दी गईं, लेकिन इलाज के बेहतर इंतजाम ही नहीं किए गए, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिसकी गवाही भोपाल मेमोरियल और कमला नेहरू अस्पताल के खाली पड़े ये बिस्तर आज भी चीख चीख कर दे रहे हैं। आज 31 साल हो गए हैं, लेकिन गैस पीड़ितों को अभी तक पूरी तरह से न्याय नहीं मिला है। ना ही उनको मुआवजा मिला है, ना ही उनके स्वास्थ्य के ऊपर सही से परीक्षण करके उनका इलाज किया जा रहा है, और ना ही किसी गैस पीड़ितों को रोजगार दिया गया है। जो कुछ भी होना था भोपाल में इंसाफ के लिए, वो अभी तक उसमें आधा छोड़ो पावना बाग भी खत्म नहीं हुआ है। मुआवजा पूरी तरह से नहीं मिला है। जिनको मिला है वो एडिक्वेट मुआवजा नहीं है। उससे तो जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं, उससे तो उनका मेडिकल नहीं हो सकता है। सफाई का तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि वो खाली बात कर रहे हैं 300 टन के बारे में, जो जमीन में जो गल के बैठा है, जिससे सबसे ज्यादा असर हो रहा है, उसके लिए अभी तक कोई भी प्लान ही नहीं है। हादसे के बाद लोगों को पहले जरूरत इलाज की थी और दूसरी आर्थिक मदद। लिहाजा पिछले 31 सालों में सेहत को दुरुस्त करने के लिए 6 बड़े अस्पताल, 9 डे केयर यूनिट और देशी पद्धति के 9 औषधालय खोले गए, जिनके नाम पर अब तक 383 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन इन अस्पतालों के पास भव्य इमारतें तो हैं, लेकिन कहीं कुशल चिकित्सक नहीं और पैरामेडिकल स्टाफ नहीं, तो कहीं जरूरी उपकरण।
जिसके चलते इन तमाम अस्पतालों में सिर्फ बुखार खांसी का ही इलाज हो पा रहा है। वहीं गैस पीड़ितों को उनकी शारीरिक कार्य क्षमता के मुताबिक प्रशिक्षण देने के लिए 1987 में गोविंदपुरा औद्योगिक विशेष प्रक्षेत्र का गठन किया गया, ताकि प्रशिक्षण हासिल करने वालों को रोजगार मिल सके। लेकिन औद्योगिक शेड आज भी वीरान पड़े हैं और उद्योग स्थापित नहीं होने से ये योजना ही बंद हो गई। इसके अलावा महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देने के लिए केंद्र खोले गए, जिन्हें 1992 में बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, पीड़ित युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 1994 में ITI की भी स्थापना की गई, लेकिन राहत एवं पुनर्वास विभाग के अधीन आने वाले ITI को भी साल 2004 में मानव संसाधन नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। 31 साल भी एक त्रासदी है। उस रात एक त्रासदी थी, बीते 31 साल एक त्रासदी है। 31 साल बाद ना तो मुआवजे में कुछ हुआ, ना यूनियन कार्बाइड को पनिशमेंट में कुछ हुआ, ना ऑफिशियल को पनिशमेंट में कुछ हुआ, ना मेडिकल केयर का कुछ हुआ, ना इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन में कुछ हुआ। तो वहीं प्रभावितों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर भी लंबे समय से मारामारी चल रही है, क्योंकि मुआवजे की पूरी रकम ही मनमाने तरीके से बांट दी गई। जो उस रात का शिकार हुए वो आज भी मुआवजे और मदद के लिए भटक रहे हैं। वहीं जिनका दूर दूर तक इस हादसे से वास्ता न था, वो मुआवजे की रकम लेकर मलाई काट रहे हैं। आंकड़े भी यही कहते हैं कि 10,29,517 लोगों ने हादसे के शिकार होने का दावा किया था, लेकिन उनमें 5,74,370 को ही कल्याण आयोग ने मान्य कर मुआवजा वितरित किया, जिनमें आधे से ज्यादा लोग मुफ्त में ही रकम हजम कर गए। कुल मिलाकर पीड़ितों की पीड़ा कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। गम केवल उस रात अपनों को खोने का ही नहीं है, उस रात के बाद से यहाँ के लोगों का एक ऐसे दर्द से नाता जुड़ गया कि तकलीफ खत्म ही नहीं होती। कभी फेफड़ों ने जवाब दिया तो कभी कैंसर ने आ दबोचा। इलाज के नाम पर वादा मिला और वादे टूटते रहे। इन 31 सालों में शहर की सूरत तो बदली, लेकिन उनकी तकदीर नहीं बदल सकी, जो उस काली रात कयामत का शिकार हुए थे और आज भी तिल तिल कर हर वक्त मर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो जब त्रासदी के 31 बरस बाद भी कम न हो गैस पीड़ितों का गम, मदद और राहत के तमाम दावों वादों का निकलने लगे दम, और कम होने के बजाय साल दर साल ताजा होते जाएं लोगों के जख्म, तो सवाल उठते हैं। गैस कांड के नाम पर बने अस्पताल और इमारतें महज दिखावा। क्यों 31 साल बाद भी राहत को लेकर जारी है विवाद? कब खत्म होगा गैस पीड़ितों के इंसाफ का इंतजार? तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान। सबसे पहले बालकृष्ण नामदेव जी हैं, जो गैस पीड़ितों के वकील हैं। नामदेव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं श्री अब्दुल जब्बार जी, नेता गैस पीड़ित संघ। जब्बार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर DK सतपति, जो चिकित्सक हैं। उस समय उन्होंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा था, हजारों लाशों का उन्होंने पोस्टमार्टम किया था। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी, जिन्होंने इस सारे मंजर को कहीं न कहीं अपने कलम से अवतरित किया था। भार्गव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जब्बार साहब, एक बड़ी समस्या यहाँ है। ठीक है, मुआवजा मिला नहीं मिला ये अलग बात है। आपने शुरू से ही इस मुद्दे पे काम किया है कि जो वास्तविक लोग हैं उनको राहत मिलनी चाहिए, मुआवजा मिलनी चाहिए। हालांकि मौत की कीमत मुआवजा कभी नहीं हो सकती, लेकिन इसमें हमने भी बताया कि कई ऐसे फर्जी, हजारों फर्जी लोग उत्पन्न हो गए जो गैस पीड़ितों का, जो असली गैस पीड़ित हैं, उनका हक मारा। क्या आपने उस क्षेत्र में भी काम किया, उन फर्जी पीड़ितों को चिन्हित करने के लिए? देखिए, बहुत साफ है कि 85 में शुरुआत हुई थी टाटा इकोनॉमिक सर्वे की, और हम लोगों ने ये कहा था पूरी फैमिली का सर्वे टोटल पॉपुलेशन का, प्रभावित लोगों का होना चाहिए जी। और ये सर्वे राज्य सरकार ने अलग अलग राजनीतिक कारणों से बीच में ही बंद कर दिया। केवल 78,000 फैमिलीज का सर्वे उन्होंने किया जी। तो जाहिर है कि अगर पूरे फैमिली का सर्वे होता और उस समय ही पता कर लिया जाता और चिन्हित
हो जाते वो लोग कि कौन कौन उनके परिवार में लोग रहते हैं जी और कितने लोग इफेक्ट हुआ है, उनको क्या क्या इफेक्ट हुआ है, तो शायद ये समस्या खड़ी नहीं होती। जी कुल मिलाकर सरकार ये चाहती थी कि इस तरह का भेड़िया दसान हो जाए ताकि एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो, जैसा कि आज आप कर रहे हैं। जी नहीं, तो क्यों चाहती थी सरकार? सरकार इसलिए चाहती थी क्योंकि वो यूनियन कार्बाइड को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाना चाहते थे। वो ये कहना चाहते थे कि जो त्रासदी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा बताया जा रहा है। जी तो कुल मिलाकर इन कारणों से टाटा इकोनॉमिक सर्वे सारे परिवारों का नहीं हुआ, केवल 78,000 फैमिलीज का सर्वे हुआ। और वो 78,000 फैमिलीज का सर्वे जब मुआवजा दिया गया तो सामने लाया गया जी और उससे पता लगा अमुक 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 लोग थे जी उस दिन घर में। जाहिर है कि जो राशन कार्ड थे, राशन कार्ड में कई लोग राशन अधिक लेने के लिए, मिट्टी का तेल अधिक लेने के लिए या और कोई चीज लेने के लिए अधिक नाम लिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति उनका विदिशा में रहता है, कोई सीहोर में रहता है, एक नाम उसका लिखा दिया, एक चुन्नू लिखा दिया, एक मुन्नू लिखा दिया। जी अब सवाल ये उठता है कि राशन कार्ड के आधार पर अगर आप लोगों का क्लेम कर रहे हैं तो जाहिर है कि फिर उतने लोग दिखाओ। तब उन्होंने यहाँ वहाँ से अपने रिश्तेदारों को बुलाकर उसमें शामिल कर दिया। इन कारणों से ये मामला बढ़ा। और ऐसे में कई ऐसे भी रह गए जब्बार साहब कि जो वाकई में यहाँ थे, कहीं किराए से रह रहे थे, एक कमरे में रह रहे थे, उनके पास न राशन कार्ड था न कोई और प्रूफ था, वो दरकिनार हो गए। और जो इस तरह के जैसा आप बता रहे हैं मुन्नू सुन्नू सन्नू इस तरह के लोग अंदर आ गए। खैर मैं आपके पास फिर आऊंगा और भी कई जो विसंगतियां हैं उसके बारे में हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर साहब, आपने खुद अपने हाथों से उस समय कम से कम नहीं कह सकते तो 1,000 लाशों का पोस्टमार्टम जरूर किया होगा। निश्चित तौर पे जैसे जब्बार साहब से मैंने बात की, जो फर्जी लोग आ गए, क्या ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं थी, कोई ऐसा उनकी जांच परख नहीं की जा सकती थी कि वाकई में ये गैस इफेक्टेड हैं या नहीं है, या सिर्फ भोपाल में अगर रह रहे थे इसलिए उनको गैस इफेक्टेड मान लिया गया? डॉक्टर साहब, देखिए, मेरा मुख्य काम था शव परीक्षण करना, जी, मौत का कारण का पता लगाना और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जी, जिससे कि बाद में न्यायालय में उसको मैं साबित कर सकूं। जी। तो सबसे पहले तो जिस दिन ये हादसा हुआ जी, उस दिन का मंजर ही कुछ अजब का था। जी, उस दिन कम से कम 1,500-2 हज़ार तो लाशें जी, पहुंच गई होंगी। जी, और हमने 3 तारीख को 850 जी, शव परीक्षण किए थे। जी, और हमने शव परीक्षण में ये पाया जी, कि अधिकांश व्यक्ति साइनाइड के दुष्प्रभाव से मरे हैं, जिसको कि बाद में हमने प्रूव भी किया। जी, और जर्मन से एक विश्व विज्ञानी आए थे, जी, उन्होंने भी बताया कि अधिकांश व्यक्ति साइनाइड से जी, प्रभावित हैं। जी, उसके लिए फिर हमने इंजेक्शन देने की भी हमने रिकमेंडेशन किया था, जी, किंतु सरकार ने पहले तो बताया कि सबको दिया जाए, किंतु बाद में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। इसलिए सरकार ने कहा कि जिसकी इच्छा हो ले, जिसकी इच्छा हो न ले, और चिकित्सा लोग जिसको लगाना है लगाएं, जिसको चिकित्सा में लगाना है लगाएं। यदि संभवतः उस वक्त वो इंजेक्शन दे दिए रहते तो साइनाइड नाम का जो तीक्ष्ण जहर है वो शरीर में अधिक दिन तक नहीं रहता, तो जीवित थी और कम से कम जो हानियां होती वो हानि कम हुई। मतलब सरकार से जो चूक शुरू में हुई, बाद में हुई, वो उस समय भी हो गई। अगर सरकार ये नहीं कहती, मैंने प्रशासन तंत्र ये नहीं बोलता कि जिसको लगाना है लगाए, जिसको नहीं लगाना नहीं लगाए, तो संभवतः ये स्थिति भयावह नहीं होती, आपका कहना है? हाँ जी, हाँ जी, जी, हम उसको कुछ मामले में हम रोक सकते थे। डॉक्टर साहब, उस समय आपको क्या अनुमान लगता है, आपने उस 2, 3, 4 और 5 तारीख के बीच में कितनी ज्यादातर लाशें, बहुत सारे, क्या ऐसा भी था कि बहुत सारे लाशों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ हो, सीधे उनके संस्कार के लिए चली गई हो, या जितनी आई हो, तो लगभग क्या अंदाजा लगता है इन 3-4 दिनों में? जहां तक मेरा आंकलन है, जी, बहुत ही कम लाशें जी, बिना किसी सूचना से जी, निकल गई होंगी, तो निकल गई होंगी जी, वो भी सवेरे सवेरे निकली होंगी। जी, क्योंकि जिस दिन रात को यह हादसा हुआ था, जी, आदमी घर छोड़ के भाग गए थे। जी, जो मृतक घर में ही थे,
किसी को इतनी फुर्सत नहीं थी कि अपनी लाश को उठाए। जी। यहाँ तक कि लाशें जो मार्चुरी में छोड़ के चल दिए थे, जी। 2-2 दिन तक कोई उनको लेने वाला नहीं था। जी। और 8:30 बजे तक ये घोषणा कर दी गई कि जो भी व्यक्ति अपनी लाश का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, जी। उसे भविष्य में मुआवजा नहीं मिलेगा। जी। इसीलिए 8 बजे के बाद तो कोई लाश इधर उधर जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जी। और मेरे अंदाज से कम जी। पूरे त्रासदी में उस दिसंबर जी। माह में कम से कम 3000 के लगभग आदमी की मृत्यु होगी। जी। और 1996 तक जो मैंने 100 परीक्षण किए थे जी। गैस पीड़ितों का, जी। उसमें कुल मिला के 18,000 और 19,000 के बीच में मैंने 100 परीक्षण किए थे। जी। टोटल मतलब गैस पीड़ित से जुड़े हुए गैस पीड़ित से 18,000। 18,000। जी। डॉक्टर साहब, हम आपके पास फिर आएंगे। नामदेव साहब, ऐसा कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, आप ठीक है गैस पीड़ितों के लिए आप लड़ते आए हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ते आए हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वकीलों को ठेका दे दिया कि आप हमें मुआवजा दिलवाइए, आधा आपका आधा हमारा। आप जो वास्तविक गैस पीड़ित हैं उनके लिए लड़ रहे हैं। कि ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता है कि जो वाकई में गैस पीड़ित हैं उनके साथ अन्याय हुआ? देखिए त्रिपाठी जी, पहले तो मैं बता दूं कि मैं भी एक समाज सेवी हूं जी। और गैस पीड़ित संगठन का हूं, मैं वकील नहीं हूं। जी। दूसरा ये कि जैसा आपने कहा यानी कि वकीलों का एक बहुत बड़ा गिरोह जो है ना, जी। वो गलत व्यक्तियों को मुआवजे दिलाने का काम करता रहा है। जी। और आज भी यानी मेरे पास जो सूचनाएं आ रही हैं जी। कि बड़े पैमाने पर ये पूरा दुष्प्रचार किया जा रहा है कि जिन गैस पीड़ितों को 35,000 से ज़्यादा मुआवजा मिला हुआ है, उनकी कैटेगरी चेंज की जा रही है और उनको अधिक मुआवजा दिया जाएगा। जी। तो बहुत सारे लोग जो गैस पीड़ित तो हैं उनको मुआवजा कम मिला है, मगर मुआवजा ज़्यादा बढ़ाने के लालच में ये ठगने की एक कार्य किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। तो इसकी किस तरह ठगने का? जिसको 35,000 से ज्यादा कंपनसेशन मिला है जी। उससे कहा जा रहा है कि आपको 5 लाख का मुआवजा दिलाया जाएगा। जी। 5 लाख का मुआवजा माने स्थायी तौर पे जो विकलांग हुए हैं गैस पीड़ित, उनकी कैटेगरी 5 लाख की आ रही है। जी। यानी स्थायी गंभीर रूप से। जी। तो ऐसे लोगों का श्रेणी चेंज करने के नाम पे बड़े पैमाने पर ये अफवाह चलाई जा रही है। और इसके पीछे एक ये भी भावना है कि लोग जो है ना संगठनों के साथ ना जाएं, लड़ाई में शामिल ना हो और इनके पीछे आए। जबकि ये जो मुआवजा मिला हुआ है, ये मुआवजा केवल संघर्षों का ही परिणाम है। जी। जी। बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिल सकता था गैस पीड़ितों के लिए। और ये जो संघर्ष चल रहा है, ये गैस पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए ही संघर्ष चल रहा है, चाहे वो मुआवजा हो, उचित मुआवजा हो। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो क्यूरेटिव पिटीशन लगी हुई है केंद्र राज्य सरकार के द्वारा, 3 दिसंबर 2010 को लगाई गई। 3 दिसंबर 2010 से 5 साल हो गया। 5 साल में केंद्र और राज्य सरकार ने सही फिगर शारीरिक क्षति के गैस पीड़ितों के मौतों के पेश नहीं किए। जी। 31 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, जैसे अभी सतपति जी ने बताया। जी। क्या खौफनाक रात थी, क्या दर्दनाक थी। यानी जिन्होंने अपनों को खोया है उनसे पूछिए कि क्या पीड़ा होती है। एक एक घर में 7-7 लाशें बिछी थी। यानी मुआवजा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैक्सिको की खाड़ी में अमेरिका में जो घटना घटी यानी, वहां पर बराक ओबामा ने कितना मुआवजा लिया, वहां की गवर्नमेंट ने कितना लिया, $20 बिलियन, ओनली 7 डेथ। और यहां पर एक रात में सतपति जी ने कहा 2-3 दिसंबर में कितना, यानी 4 दिसंबर तक 3,000 से ज्यादा लोग मारे गए। और क्या कंपनसेशन मिला, $470 मिलियन। जी। जी। हम आपके पास नामदेव साहब फिर आएंगे। भार्गव साहब, आपने उस दौरान, उस रात को सुबह आपने देखा किस तरह से लोग दम तोड़ रहे थे, क्या हो रहा था? क्या आपको लगता है, जैसे जब्बार साहब ने कहा कि हमने कई बार सरकार से प्रयास किया, सर्वे हो, जो वास्तविक जो गैस पीड़ित हैं उनको मुआवजा मिले, फर्जी लोग ना पहुंच पाए। 5 लाख उस समय पूरे भोपाल की कितनी आबादी रही होगी भार्गव साहब, और क्या ये आपको लगता है 5 लाख आंकड़ा सही है? उस समय भोपाल की आबादी 5,70,000 थी। जी। ये 84 में, मतलब उसमें सब अर्रा कॉलोनी से लेके, हाँ, और सब पूरा 5,70,000 आबादी थी। जी। जिसमें भोपाल के कुल 36 वार्ड हुआ करते थे।
जी। नहीं सॉरी, भोपाल में 54 वार्ड हुआ करते थे, सॉरी 56 वार्ड हुआ करते थे जी। और 36 वार्डों को गैस पीड़ित घोषित किया गया था, 20 वार्डों को छोड़ दिया। भार्गव साहब, एक हमारे साथ दर्शक हैं भोपाल, पुराने भोपाल से असद आजमी, जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। जी असद जी, आपका स्वागत है, सवाल करें। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कमला नेहरू हॉस्पिटल जो सिर्फ गैस पीड़ितों के लिए बनाया गया है जी, और उसमें गैस पीड़ितों के साथ ही डॉक्टरों द्वारा अन्याय किया जा रहा है जी। इसका मैं 2 पेशेंटों का तो नाम नहीं लूंगा अभी, कोलार रोड से और एक को अपने करोड़ चौराहे से एडमिट किया गया है जी, और उनकी स्पाइनल का ऑपरेशन किया गया था डॉक्टर सुभाष जकरिया द्वारा जी। उसके बाद से वो बिस्तर पे थे, मगर वो गैस पीड़ित होने के कारण उनको कमला नेहरू में एडमिट किया। तो डॉक्टर जो है वो ये कहते हैं कि साहब हमीदिया हॉस्पिटल ही इनका इलाज करेगा, गैस पीड़ितों को हम किसी को इतना ज्यादा वो नहीं कर सकते। और वो लगातार अन्याय गैस पीड़ितों के साथ होता ही जा रहा है। हमारे साथ एक और दर्शक हैं दमोह से, प्रदीप जी। प्रदीप जी, आपका स्वागत है, सवाल करें। सर गैस पीड़ितों के, भोपाल में गैस पीड़ितों के इलाज के लिए या इनके मुआवजा या राहत के लिए हमारी सरकार सिर्फ यूनियन कार्बाइड या अमेरिका पर ही क्यों आश्रित है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो विदेशी निवेशकों से कमाई करती है, तब इनकी जिम्मेदारी की ज्यादा से ज्यादा 1% मुआवजा या इलाज सुविधाएं खुद ही उपलब्ध कराए। बिल्कुल सही प्रदीप जी, आपका सवाल है। हम जब्बार साहब से आप दोनों दर्शकों का उत्तर लेंगे, लेकिन अभी भार्गव जी अपने आप जो जानकारी दे रहे थे, आप उस जानकारी को पूरी करें। जी। 5,70,000 आबादी में 56 वार्ड थे, जिसमें 36 वार्ड सरकार ने गैस पीड़ित घोषित किए। अब देखिए, मेरा यहाँ जब्बार साहब भी बैठे हुए हैं, सतपति जी भी है और बालकृष्ण नामदेव जी भी है। इनसे सबसे एक महत्वपूर्ण सवाल है कि कौन सा ऐसा बैरोमीटर था जिसने ये नापा कि सिर्फ इन्हीं वार्डों में गैस लगी है। एक चीज, दूसरी चीज, हवा किसी को कह के नहीं बहती, कह के नहीं बहती। दूसरी चीज देखिए, सतपति जी का ध्यान खींचना चाहूंगा। दूसरी चीज ये देखें कि 29 नंबर वार्ड मालवीय नगर है, जिसमें 74 बंगले, जिसमें मंत्री लोग रहते हैं, ये रोड के, लिंक रोड के दोनों तरफ है। 29 नंबर वार्ड 5 नंबर 6 नंबर तक गया है, पूरा 29 नंबर वार्ड को गैस पीड़ित घोषित किया। और यही अंकुर स्कूल के बगल में शिवनगर कॉलोनी है, उसको 30 नंबर में था, यानी दोनों तरफ 29 और बीच में 30 नंबर वार्ड है, और उसको गैस पीड़ित नहीं घोषित किया गया। तो सरकार ने एक तो ये जातियां की, दूसरी बात रात में 1:30-2 बजे से जो भगदड़ मची थी, और 11:30 से लगभग भार्गव साहब है 11:30 बजे से लगभग, नहीं टीटी नगर में तो 1:30-2 बजे ही भगदड़ आई जी। और जो हबीबगंज नाके से आगे तक लोग यानी सड़कों में बैठे हुए थे, आग जला के ताप रहे थे जी, और या पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, यानी खुले में। इतनी ठंड थी, मुझे अच्छी तरह याद है, इतनी ठंड थी। और सुबह के समय जब छोले की तरफ निकले, तो जैसे ही धर्म कांटा निकलेंगे तो पुल जो बना हुआ जब्बार भाई, उस पुल के पास ही एक महिला बेचारी उघाड़ी पड़ी हुई, उसकी डेड बॉडी फूल गई थी, बच्चा पड़ा हुआ उसके सीने से लगा हुआ, यानी वो मंजर था कि आप देख करके आपका दिल तड़प जाता। हम तो लाइव घूम रहे थे, हमने भी वो मंजर देखा, हम यहीं थे। हाँ, हम उस रात जयप्रकाश देखिए सतपति जी बैठे हैं कि हमीदिया हॉस्पिटल में जो रॉयल मार्केट की तरफ गेट है, वहां तक दोनों तरफ मरीज पड़े हुए थे जी, और लाशों के ढेर मरचरी के सामने लगे हुए थे, बगल में लगे हुए थे जी। तो सरकार ने तो एक तो ये जाति की, दूसरी बात सरकार ने जब वहां अमेरिकन वकील आए और वो फॉर्म भरवा रहे थे कि आपका प्रकरण हम अमेरिका में लड़ेंगे, क्योंकि अमेरिकन कंपनी ने आपका नुकसान किया, अमेरिका के हिसाब से आपको मुआवजा दिलाएंगे। सरकार ने सर्कुलर जारी करके सदन में, लोकसभा में बिल पास करके सारे अधिकार अपने आप ले लिए और अपना फॉर्म भराया। तो आप ये बताएं कि एक बच्चा जो माँ पर आश्रित होता है, वो माँ उसको जहर खिला दे, ठीक इसी तरह गैस पीड़ितों को सरकार ने जहर खिलाया। यानी आपने सारे अधिकार ले लिए और पूरे अधिकार लेने बाद जितने फॉर्म आपने भरवाए थे, तो आपने उनका मुआवजा क्यों नहीं दिलाया? आपने 36 वार्ड का क्यों दिलाया? यानी हमारे साथ विश्वासघात हुआ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको मुआवजा नहीं। आपको क्या लगता है अगर अमेरिका में केस चलता तो ज्यादा मुआवजा मिलता? जी हाँ, ज्यादा मिलता, क्योंकि वहां पर जो जान की वैल्यू है वो मिलती। इन्होंने हिंदुस्तानी जान की वैल्यू की कीमत दी है और उस पर सरकार को कैसी क्या मजबूरी थी कि 715 करोड़ में उसने समझौता कर लिया। जी, तो क्या आपको क्या लगता है उधर अमेरिका में और यहाँ की जान की वैल्यू में कितना अंतर है? कम से कम 100 गुना अंतर है जी। आपको मृतक को 2 लाख मिला जी, वहां कम से कम 20 लाख मिलेगा। चलिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जब्बार जी, आप भार्गव जी ने जो तर्क दिया है उससे आप कितना सहमत हैं? हमारे 2 दर्शकों ने आपसे सवाल किया है कि सरकार क्यों डिपेंडेंट है अमेरिकी गवर्नमेंट में या वारेन एंडरसन की कंपनी में, खुद क्यों इलाज नहीं कराती, नंबर 1। दूसरा, एक
जब इस तरह से गगनचुंबी इमारतें, बड़े बड़े हॉस्पिटल, मैंने आपको दिखाया कि हालांकि मैंने 10 साल पहले कभी एक स्टोरी की थी, 12 साल पहले मैंने, आपने मुझे आंकड़े भी उपलब्ध कराए, बल्कि 15 साल हो गए लगभग, आपने सब दिया था कि इतने हजार, इतने लाख की इतनी खरीदारी हो गई, इतनी की बिल्डिंग बन गई और उनका उपयोग कुछ नहीं हुआ। कितना विरोध किया आपने, और ये जो बड़ी बड़े हॉस्पिटल खड़े हैं उनका क्या कितना उपयोग हो रहा है? देखिए भार्गव जी का एक बात तो मैं वो बता दूं, आबादी संबंधी जो उन्होंने कहा, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, उस समय भोपाल की आबादी 8.5 लाख थी जी, 5.5 लाख नहीं थी। तो कुल मिलाकर क्लेम जो भरे गए थे वो 10 लाख से अधिक भरे गए अंत तक जी। क्लेम सभी के भरे गए थे और उनका सबका मेडिकल परीक्षण हुआ था, उसके आधार पर उनको श्रेणी दी गई थी। मैं दूसरी तरफ डॉक्टर सतपति जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत ही सम्मानित भाव से कहना चाहता हूँ कि जो पूरा मामला है, उस मामले में जो मेडिकल पोस्टमार्टम हुए वो बहुत कम लोगों के हुए, क्योंकि सामाजिक कारणों से बहुत सारे परिवार मेडिकल परीक्षण नहीं करवाते हैं। ये सतपति जी खुद जानते हैं, चीर फाड़ नहीं करवाएंगे। तो जाहिर है कि उन लोगों ने सीधा जला दिया या दफना दिया, ये नर्मदा में बहा दिया। इस तरह का पूरा मामला रहा। मेरा मानना ये है, और कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन ये कहती है कि 8.5 हजार कफन 3 दिन में उन्होंने बांटे थे। इसका मतलब ये हुआ 8.5 हजार लोग तो वो थे ही। हम ये मान लें कि 50% ने भी कफन लिया तो 50% लोगों ने अपना कफन लगाया। तो इसका मतलब ये हुआ पहले ही हफ्ते में लगभग 10 से 12 हजार मौतें हुई थी, ऐसा मेरा मानना है। और अब तक जो दुष्प्रभाव है उससे लगभग 35 हजार मौतें हुई होंगी। 22,146 केस ये तो सतपति जी कह रहे हैं कि उस मात्र दिसंबर माह में 18,000 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं जी। अब मैं दूसरा बात उन दोनों महाशय के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो स्पाइनल इंजरी का बताया कि ऑपरेशन हुआ, वो वास्तव में वहाँ होता नहीं है। सुभाष जाखरिया ने कैसे गैस राहत में किया और गैस राहत वालों ने कैसे उनको अनुमति दी, मुझे मालूम नहीं। और इस पूरे मामले में अच्छा हो कि वो शिकायत हमारे सामने आए और इस पर हम कार्रवाई करें। नहीं, हम इसकी बात, हमारा सवाल नहीं, हमारा एक सवाल ये था आपसे कि 8-7 हॉस्पिटल बड़े बड़े 5 स्टोरी, कोई 6 स्टोरी माले खड़े हो गए, उनमें जब ये बन रहे थे तो अब आपका संगठन काफी सक्रिय संगठन रहा है, आपने ये आवाज नहीं उठाई कि इनकी जरूरत क्या है? आपने ये आवाज नहीं उठाई कि जो ITI क्षेत्र में जो सेट बनाए गए हैं गैस पीड़ितों के लिए, जो वो अपने रोजगार स्थापित करके उससे बनाए गए, वहां कुछ भी नहीं बना, और वहां आज BSF की बटालियन पड़ी हुई है, उनके अधीन चला गया। ये गैस पीड़ितों का हक ही था। देखिए, मैं ये साफ कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा अवगत नहीं कराया है मैंने आपको। कुल मिलाकर ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट से 2010 में 9 अगस्त 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही डिटेल ऑर्डर दिया है इसके ऊपर, और ये मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इस समय देख रहा है। और अभी 30 तारीख को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं मेडिकल केयर को लेकर, कितने अस्पताल बनाए और वहाँ क्या क्या नहीं हो रहा है, और जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, ये हमने कोर्ट को बताया। कोर्ट ने कंटेम जारी किया है दोनों को, BMHRC को और राज्य सरकार को, इसमें चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश के पार्टी है। तो कुल मिलाकर हमारा जो लोगों की तरफ से दबाव होना चाहिए बराबर बना हुआ है, और अभी एक कंटेम पिटीशन का जवाब उन्हें 20 तारीख तक देना है। जी, तो मैंने आपको लगता है कि जो हॉस्पिटल बन गए हैं, निर्माण हुए हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन हुए हैं, वो एक कमीशन के लिए सिर्फ खाने के लिए? बिल्कुल त्रिपाठी जी, मैं बहुत पहले से कहता रहा हूँ कि ये जो व्यवस्था है, व्यवस्था के लिए ये वरदान है पूरा का पूरा, और पीड़ितों के लिए अभिशाप है, जैसा कि महाशय के बता रहे थे। तो अभिशाप और वरदान मैं मानता हूँ। जी, जबर साहब हमारे साथ एक भोपाल से और दर्शक है, महन जी। महन जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। त्रिपाठी जी नमस्कार, मैं महेंद्र बोल रहा था। जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा था, यहाँ पे काफी लोग बैठे हुए हैं, GMC से सतपति जी बैठे हुए हैं, जी, कि जब ये इतनी बड़ी त्रासदी हुई
जी। उसके बाद तक मैं अभी तो ये देखता आ रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पे भोपाल के जनप्रतिनिधि चुने गए, ये लोग हर बार चुनाव के पहले भोपाल ट्रेजेडी की बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ जो सत्ता में आने के बाद जिसने भोपाल में जो पीड़ित लोग थे, अब्दुल जब्बार जी भी बैठे हुए हैं, काफी लोग यहाँ बैठे हैं, सिर्फ बातें होती हैं लेकिन न्याय मुझे लगता है कि शायद अभी तक नहीं मिला। इसके लिए क्या कर रही है राज्य सरकार, मुझे पता चल सकता है? चलिए, राज्य सरकार का यहाँ प्रतिनिधि बैठे हैं हमारे साथ, लेकिन सरकारें बदलती रही हैं, प्रतिनिधि भी बदलते रहे हैं, लेकिन जो संगठन गैस पीड़ितों के लिए लड़ रहे हैं वो वही हैं। हमारे साथ दो लोग हैं, हमारे साथ नामदेव जी भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे, जब्बार साहब से भी जानेंगे। लेकिन सतपति जी, सवाल यहाँ एक ये है, आपने कहा कि उस 2, 3, 4 दिसंबर के लगभग 1000, 1500 से ज्यादा लाशें आ गई थी। आप कैसे इनका पोस्टमार्टम इतना जल्दी कर पाए? आप बता सकेंगे कि एक पोस्टमार्टम में कितना टाइम लगता है? सबसे पहले तो मैं भार्गव जी एक लाइन को मैं फिर से रेखांकित करूंगा कि रक्षक ही भक्षक बन गए। सवाल ये है कि मैं कभी भी एंडरसन को लाओ, पाकिस्तान को लाओ और उसको भगा, उसको मैं उनको दोषी तो द्वितीय श्रेणी का दोषी मानता हूं। दोषी मैं उनको मानता हूं जिस निरीह जनता ने, जिस अबोध जनता ने, जिस अज्ञान बेचारों ने इस पूरे सरकार को अपना एक माता पिता रक्षक मान के हमने अपना सत्ताधिकार उन्हें दे दिया था कि आप मेरे भले के बारे में जो भी निर्णय लेंगे मैं अक्षरा से स्वीकार कर रहा हूं कि मेरे भलाई के लिए करेंगे। किंतु वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने इन्हें परमिशन दिया? वो व्यक्ति कहां गए जिन्होंने समय समय पर जाकर इस फैक्ट्री का मुआयना किया? वो व्यक्ति कहां गए जिन्होंने उनको एक सर्टिफिकेट दिया कि यहां पर यह हादसा रहित और यहां पर जो भी चीज हो रहा है? सतपति जी, चाहूंगा उन व्यक्तियों का नाम आप ही ले लें। देखिए, कई बार इनकी चर्चाएं हो चुकी हैं और आज जो दर्शक देख रहा है, नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं उस वक्त के तत्कालीन राजनीतिक या सत्तासीन लोग सभी जिम्मेदार हैं और उस तत्कालीन समय में जो भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में थे वो सभी के सभी जिम्मेदार हैं। उन्हें एंडरसन के पहले उन्हें फांसी पे लटकाना चाहिए क्योंकि इन्होंने ही मुझे दगा दिया है। जी, बिल्कुल सही। दूसरी बात, इतना बड़ा राज्य शासन, इतना बड़ा केंद्र शासन, इतना बड़ा वैज्ञानिक जगत, मेरे मन में हमेशा कई बार मैंने इसकी सलाह दिया कि वे क्यों नहीं विज्ञान जगत में इतना प्रोग्रेस कर लिए हैं हम लोग, हम एक पुनरावृत्ति करें कि उस दिन रात को क्या हुआ होगा। एक इसी तरह का स्टील का उतने गेज का टैंक बनाएं, उसमें हम 1 किलो 2 किलो MIC रखें, उसमें हम पानी भरें, पानी भरने के बाद हम देखते हैं कि उसमें किस तरह का केमिकल रिएक्शन होता है और समय समय पर ये भोपाल में ही करें, भोपाल में करें, कहीं फिर से वो रिएक्शन अंडर कंट्रोल। जी, जिस तरह बम हम बनाते हैं तो बम को भी तो हम परीक्षण करते हैं। कभी कभी बम बनाते हैं उसमें फट भी जाता है, तो उसको सुनसान जगह में कीजिए जी, आप उसको सुनसान जगह में कीजिए, विथ ऑल प्रिकॉशन कीजिए और छोटे स्तर पर कीजिए मॉडल के तौर पर, और समय समय पर उसमें जो गैस निकल रही है, क्योंकि सबसे बड़ी सुविधा ये है कि हर आदमी कहता है MIC निकला, MIC निकला। सतपति साहब, थोड़ा सा हम आपको रोकेंगे, हमारे साथ अलग अलग जगह से दर्शक हैं, हमारे भोपाल से ही हैं हमारे साथ। जबर खान जी हैं। जबर जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, ये हड़कंप जो है जी मनाते हैं जी जी जी। आप जबर जी, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें, फिर सवाल करें तो सुनाई पड़ेगा। जी हेलो सर, ये बात हो रही है। हेलो हेलो, हाँ जी, सवाल करें। बंद करो। जी, लगता है जबर जी से मेरी बात नहीं हो पाई, उन्होंने टीवी सेट का वॉल्यूम भी नहीं बंद कर पाए। उनके परिवार लगता है उनके साथ है तो अपने बेचारे अपनी बात नहीं कह पा रहे। हमारे साथ सिलवानी से हैं राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी, स्वागत है, अपना सवाल करें। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी कि उस समय की तात्कालिक सरकार ने जी एंडरसन को भगाने में मदद की जी। मेरा ये ऐसा सोचना है जी कि हमारे भोपाल के गैस पीड़ितों के साथ न्याय नहीं किया जी।
इस विषय में माननीय अध्यक्ष महोदय गैस पीड़ित संघ के क्या कहेंगे? जी, जब्बार जी की बात कर रहे हैं आप? जी, और दूसरी बात ये है कि अनेक लोग गैस पीड़ित का मतलब नाजायज फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल नाजायज फायदा तो उठा रहे हैं, यहीं से हमने शुरुआत की थी अपने प्रोग्राम की। हमारे साथ भोपाल से एक और दर्शक हैं, नुमान जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। जी भाई साहब, आदर है जी। बोलना ये था कि ये जब्बार भाई आपके साथ हैं जी और गैस पीड़ितों के नेता हैं जी, तो कम से कम इनको अपनी यूनिटी को साथ करके जी बकायदा वोट ही ना डलवाएं ये गवर्नमेंट को, तो जैसा चाहे झुका सकते हैं ये गैस तो पीड़ितों जब नहीं डलवाएंगे, नोटा अगर जीत गया तो बात है, नहीं जीता तो दूसरा जीत जाएगा। खैर कोई बात नहीं। जब्बार जी आपके पास सवाल, ये एक सुझाव आया है, निश्चित तौर पे आप उनका बाद में उत्तर दे दीजिएगा। हमारे साथ एक और दर्शक हैं भोपाल से, संजय जी स्वागत है, सवाल करें संक्षेप में, हम सभी दर्शकों के एक साथ उत्तर लेंगे। त्रिपाठी जी, ये मेरा एक सवाल ये है गैस पीड़ितों से, नामदेव साहब से जी, कि मैं खुद भोपाल में रहता हूँ और मैं 1984 में जब ये गैस निकली थी वहाँ मैं ड्यूटी में था कोतवाली में जी, और मेरे सामने 11:30 बजे के आसपास ये घटना घटी थी और हम लोग सीधा वहाँ गए थे जी। तो मुझे गैस फार्म भरा तो मेरे को मना कर दिया कि आप लोग पुलिस वालों के लिए मना, गैस पीड़ितों को गैस मुआवजा नहीं दिया जाएगा जी, क्योंकि मेरा नई भर्ती हुई थी, मेरे पास कोई यहाँ रहने का साधन नहीं था, बैरक में रहता था जी। मतलब वही बात हुई कि आपका चूंकि कोई आप यहाँ थे, इसका कोई पहचान नहीं थी, इस कारण ऐसे लोगों, लेकिन आप यहाँ ड्यूटी में थे तो आपको पहचान हुई होगी। नहीं तो ड्यूटी वाला मान नहीं रहे थे ना ये लोग, बोले नहीं, बोले हमें एड्रेस प्रूफ चाहिए आपका निवास। चलिए, लेकिन वो तो अगर सरकारी ड्यूटी में है तो रजिस्टर में इंदराज रहा होगा, तो उसको नहीं माना ना इन लोगों ने। चलिए नामदेव साहब आपसे ही उत्तर ले, उन्होंने आपसे ही सवाल किया है, चाहेंगे आपसे उत्तर ले ले। एक और दर्शक है हमारे साथ, आप कहें तो उनका भी सवाल ले लें। रफीक जी आपका स्वागत है, सवाल करें। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, जब्बार भाई को जी, तो उन्होंने काफी मेहनत कर रहे हैं जी, लोगों के लिए, मतलब चलेगा वो जी, काम कर रहे हैं और मालिक करे तो उनकी मेहनत जो है वो कामयाब हो। सब 31 बरस हो गए हैं, मेहनत ही कर रहे हैं 31 बरस से जब्बार भाई, अभी और करेंगे और अभी करना पड़ेगी साहब। बिल्कुल करेंगे जब्बार भाई, आप मेहनत करनी पड़ेगी। जी नामदेव साहब आपसे सवाल पूछा दर्शक ने, आपसे सवाल किया है कि वो ड्यूटी में थे और उनको नहीं माना गया है। जो मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था कि ऐसे, माफ करिएगा वकीलों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग बाहर निकल करके आ गए कि तुम्हें हम मुआवजा दिलवाते हैं, 1,50,000 हमारा होगा। वही उनने कहा कि वो यहाँ थे और उनको नहीं माना गया। क्या इनके लिए भी कभी आपने संघर्ष किया नामदेव साहब? देखिए, इस तरह के प्रकरण काफी आए और ऐसे लोगों की मदद की है जी, मेरे पास वो आए, मैं उनकी मदद करूंगा पूरी जी। और जैसा कहा है, ऐसे हजारों लोग थे जो यहाँ पर आए हुए थे उस नाइट में, कोई मजदूरी करता था या मान लीजिए कोई शादी में आया हुआ था जी। तो राशन कार्ड को मान्यता देने का कोई सवाल ही नहीं था जी। जो व्यक्ति भोपाल में मौजूद है उस नाइट में वो यहाँ पर था, तो उसको निश्चित तौर पर उसको आईडेंटिफाई बोल रहा है, उसको प्रमाण पत्र देकर, यानी उसको उस विभाग से प्रमाण पत्र मिलना चाहिए था उस दिन का, उस नाइट का, यार, ताकि उसको गैस पीड़ित होने का प्रमाण पत्र मिलता और कंपनसेशन मिलता। नहीं तो जो मजदूर था उसको कौन प्रमाण पत्र देता? मालिक ही पता चला गैस पीड़ित इस त्रासदी में अगर चला गया, जो काम कर पा रहा मजदूर से, उसको कैसे मिलता? बहुत, देखिए ये क्लेम केवल 1-2 दिन नहीं भरा गया है जी। 85 से चला है तो 89 तक हुआ, फिर दूसरे चरण में 96 से 97 तक क्लेम किया गया है। तो कभी भी आके आप वो सारे दस्तावेज रखते, बहुत सारे लोगों ने अपने दस्तावेज रखे और उन्होंने क्लेम किया, उनको कंपनसेशन मिला। जो लोग बिल्कुल फर्जी थे जी, उन लोगों के क्लेम रिजेक्ट किए गए हैं जी। ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो गैस पीड़ित हैं वो फर्जी हैं, वो असली लोगों के भी रिजेक्ट हो गए। मैं आपको याद दिला दूं, मैं टैगोर हॉस्टल में था। मैं आपको नामदेव साहब बता दूं, मैं भी इससे पीड़ित था, टैगोर हॉस्टल में था। हम लोगों की ड्यूटी लगा दी गई थी बच्चों की कि आप हमीदिया हॉस्पिटल पहुंचे, जितनी परमार्श कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, करिए। हम लोगों ने की। फिर उसके बाद पार्षद, उस समय यहाँ के शायद प्रधान पार्षद थे, जो भी थे, उनसे, प्रमोद प्रधान, उनसे प्रमाणिकता दी गई और उसके बाद बाकायदे टेस्ट हुआ। उसके बाद फाइल गुम हो गई, आज तक नहीं मिली कुछ। नामदेव साहब, कुछ लोग मेरे पास आए जी
और उन्होंने उस समय जैसे मान लीजिए अफेक्टेड वार्ड में थे, अफेक्टेड एरिया में थे, मगर जो क्लेम किया वो नॉन अफेक्टेड एरिया से किया, तो इस बेस पे भी रिजेक्ट किए गए क्लेम फॉर्म में बड़ी संख्या में, क्योंकि उस क्षेत्र को गैस प्रभावित नहीं माना गया। जी नहीं, प्रभावित क्यों नहीं, वही तो बात यहाँ संघर्ष यही इसी बात का है कि प्रभावित क्यों नहीं माना गया। नामदेव साहब 26 नंबर वार्ड गैस प्रभावित था। जी नहीं, 26 नंबर रोशनपुरा और ये बानगंगा, हाँ, ये 26 में बाद में घोषित किए गए 5 वार्ड याद है जी, 5 वार्डों को बाद में लिया गया। जैसे आपने इसको 29 नंबर को बोला, तो ये 74 बंगले और आप जहाँ बैठे हैं सारे शामिल है उसी में आ जी कहना चाहूँगा दरअसल जो क्लेम कोर्ट थे आनन फानन में लगाए गए थे, और कुल मिलाकर जो जजेस थे उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं हुई थी कि किस प्रकार से निराकरण करना है और किस वार्ड में कौन कौन से मोहल्ले आते हैं और इसका आधार क्या है, ये नॉर्म्स देखना है, प्रमाण देखना है, निवासी प्रमाण पत्र देखना है, डॉक्टर का प्रमाण पत्र देखना है जो क्लेम किया था, उसके बाद जो मेडिकल हुआ वो प्रमाण पत्र देखना है। तो कुल मिलाकर जो जजेस थे उनकी जानकारी का अभाव होने के कारण बहुत सारे केस रिजेक्ट हुए हैं। बहुत सारे जूनियर जजेस ऐसे थे जिनको गैस त्रासदी की ABCD भी नहीं मालूम थी, और जूनियर ऑफिसर जो सिर्फ वहाँ से आ गए थे नियुक्त होकर जबलपुर हाई कोर्ट से, उनको इस पे लगा दिया गया था। यही कारण है कि बहुत सारे केस जो है निरस्त हुए, या बहुत सारे केस को निरस्त कर दिया गया, या बहुत सारे केसेस में दलाली बात से एक त्रिपाठी जी एक चीज और कहूंगा जी कि एक बार मेरे सामने ही जी एक व्यक्ति जो उस वक्त डेड बॉडी को हैंडल कर रहे थे जी, जिसको कि हमने इंजेक्शन लगाया था जी, उसको प्रमाण पत्र दिया गया था कि ये डेड बॉडी 3 दिन तक ढोता रहा जी। जब वो वहां पर गया तो उसको पूछेंगे कि आप रहते थे क्या, ऐसा था जी, तो बोले कि मैं डेड बॉडी को उठाता था ले आता था इसलिए हो गया। तो एक जज साहब कमेंट करते हैं जी, इसका मतलब हम गैस के जो फाइल को छू रहे हैं हमें भी गैस हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि वो जज कितने संवेदनशील थे। दूसरी बात कि मेडिकल के बारे में अभी तक इतना नेग्लिजेंट रवैया अपनाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, प्रॉपर सर्वे है, जैसे कि जजों का ट्रेनिंग नहीं था। अभी आप जाइए किसी भी गैस अस्पताल में, गैस पीड़ितों का इलाज करने के लिए जो डॉक्टर बैठे हैं वो उस वक्त पैदा हुए तक नहीं थे, और उन्हें पूछा जाए कि MIC का फुल फॉर्म क्या है तो बताने से वो हिचकेंगे कि MIC का फुल फॉर्म मालूम नहीं है, बिल्कुल क्या करेंगे। बिल्कुल सतपति साहब, जो आपने कहा ना कि मैं लाशें उठा रहा था उससे मैं अफेक्टेड हो गया, उसका मैं भी पीड़ित हूँ। हमीदिया हॉस्पिटल में लाशें उठा के ट्रक में रख रहा था, मैं अफेक्टेड हुआ था, लेकिन उसके बाद खैर आपको बता ही दिया कि जब लौट के आया मैं 2 महीने बाद वापस अपने गाँव से, घर से, तो टेस्ट हुआ बाकायदे, उसमें आया गया, लेकिन फाइल गुम हो गई। भार्गव जी, आपसे सवाल यहाँ है, ऐसे लोग, क्या आप उस समय भी यहाँ बाकायदे रिपोर्टिंग कर रहे थे, ऐसे संगठन कितने आपने देखे होंगे? कोई भयावह दृश्य भी उस रात का आप बता सके, और ऐसे कितने संगठन हो गए थे जो मुआवजा लेने के लिए बाकायदे यहाँ बंदरबाट हो गई थी? त्रिपाठी जी, उस समय तो कई संगठन बने थे, और संगठन जितने भी बने थे सब पुराने भोपाल से। भार्गव जी, एक दर्शक आपसे सवाल करना चाह रहे हैं भोपाल से ही, सुभाष जी। सुभाष जी, अपना सवाल करें, आपका स्वागत है। लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पाए। साबिर हैं भोपाल से ही। साबिर जी, आपका स्वागत है, सवाल करें। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जी, हेलो। हाँ, पूछिए साबिर जी, स्वागत है। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, ये गैस पीड़ितों का जो जी सर जी, गैस पीड़ितों को जो मुआवजा आप दे रहे हैं वो कब तक मिलेगा? जी, अब ये तो सरकार बताएगी, लेकिन हमारे साथ जो गैस पीड़ित संगठन है उनसे हम उत्तर आपका ले लेंगे। हमारे साथ एक और इंदौरी लाल हैं भोपाल से ही, सवाल करें। हाँ सर, मैं ये कह रहा था जी कि इसमें गवर्नमेंट की भी कमजोरी बहुत ज्यादा थी। गवर्नमेंट की ही तो निकल के आ रही सारी कमजोरी। हाँ, नहीं, मैं एक बात बताता हूँ जी, बताइए। एक हिंदुस्तान पेपर आता था दिल्ली और बम्बे से जी उस समय जी, तो 2-3 दिन पहले ही जी हिंदुस्तान पेपर में हेडिंग, बड़ा सारे अक्षरों में हेडिंग था, भोपाल बारूद के ढेर पर। जी, भोपाल
आप बहुत लंबा सवाल कर रहे हैं, आप सवाल कर दीजिए, हमारा समय समाप्त हो रहा है। बारूद के ढेर पर है, इस तरह वो इस कंपनी के बारे में सब इंफॉर्मेशन आई थी। चलिए, हमें भी मालूम है, कई लोगों ने लिखा था, कई अखबारों में आया था कि बारूद के ढेर पे अभी भी कई लिख रहे हैं। एक प्रयोगशाला है आपके बाबड़िया कला तरफ, उधर भी इस तरह का लिखा जा रहा है लगातार। फिर घटना हो गई। इंदौरी लाल जी, आप माफ करिएगा, आपका जो सवाल है उसका उत्तर आप कैसे दे सकते हैं। लेकिन हमारे साथ पत्रकार हैं भार्गव जी आपसे जानना चाह रहे हैं कोई मंजर उस समय का जो बहुत ही खतरनाक मंजर हो, और ये कितने दिन बाद आपने देखा कि इस तरह मुआवजा के लिए बंदरबाट करने के लिए बहुत सारे संगठन एक साथ तैयार हो गए? देखिए, सबसे पहला मंजर तो मैं 3 तारीख का ही बता दूं। हमीदिया में लाशें पड़ी हुई थी, लोग मरीजों की सेवा कर रहे थे, ग्लूकोज के पैकेट खोल के हाथ में ले करके उनको चटा रहे थे, इसलिए कि इनको प्यास लग रही है, मिथाइल आइसोसाइनाइड से प्यास ज्यादा लग रही थी। उसके बाद एकदम से एक अफवाह फैली कि दोबारा गैस निकल गई। तो जब दोबारा गैस निकली तो ये सभी थे, जब्बार भाई भी थे, सब थे। वो 11 साढ़े 11 बजे की बात है, दोपहर। मैं भी शेयर करूंगा आपके साथ उस मंजर को। हाँ, कितनी भगदड़ मची। मैं उस समय हमीदिया हॉस्पिटल में ही था, हमीदिया से निकला, मेरे पास स्कूटर था। मेरा स्कूटर, आप ये मानिए कि पॉलिटेक्निक के बाद मुझे स्कूटर चलाना नहीं पड़ा और मुझे गड्ढे में ढकेल दिया। बहुत सिंगल रोड हुआ करती थी पॉलिटेक्निक, रविंद्र भवन से लेकर के और बाणगंगा तक, तो इसमें नीचे गिरा दिया। मैं स्कूटर वहीं छोड़ के पैदल आया, किसी तरीके पैदल आए कि भागे आप? भागा मतलब भीड़ में भागने की जरूरत नहीं थी। नहीं, सब भाग रहे थे, मैंने भी मंजर देखा। आपको ढकेल कर ले जा रहे थे, आपको पैर उठाने की जरूरत नहीं थी। और शाम को मतलब पूरा भोपाल खाली हो गया। रात में जो खाली नहीं हुआ था वो भी दिन में भग गए। उसके बाद सरकार शाम को ऐलान करती है, भोपाल में हवा शुद्ध है, कृपया मुंह ढककर सोएं, पानी शुद्ध है, कृपया उबाल कर पिए, सब्जियां शुद्ध है, कृपया धोकर बनाएं। यानी ये सरकार की जिम्मेदारी। नहीं, मैं थोड़ा सा भार्गव साहब, मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, हालांकि मुझे नहीं करना चाहिए। बताएं। जब आपने बताया उस समय का मंजर, लगभग 11:40 45 का समय था। मैं उस समय हमारे एक मित्र के साथ भोपाल टाकीज ये देखना, सायरन भी बजा, दृश्य देखने जा रहे थे भोपाल टाकीज के पास से, एकदम देखा रेला आ रहा, तो हम लोग भी भागे। अभी समझ में नहीं आया किधर मुड़े, इधर मुड़े, जिधर रेला सीधे चले जा रहे थे। और उस समय शाहपुरा की पूरी पहाड़ियां खाली थी, मकान यहाँ जो गगनचुंबी इमारतें बनी हैं, जो सीमेंट कंक्रीट की फसल उग गई, वो नहीं थी। वहां मैंने देखा कि बहुत सारे लोग, कुछ लूले भी हैं, कुछ लगड़े भी हैं, सब उस पहाड़ी पे चढ़े हुए हैं, देखा। और उसमें ये भी मैंने मंजर देखा कि कुछ लोग हाथ में शराब की बोतल, देसी शराब के लिए हुए थे। बोले क्यों? बोले रास्ते में कलारी खाली पड़ी थी, सब भग गए थे, तो हम लोग लेते आए कि मरना तो ही है, तो चलिए ले लेते हैं। कुछ बैंकों के कैशियर भग गए थे, बैंक खाली पड़े थे। ऐसे बहुत सारा मंजर वहाँ, और ज्यादातर आपने देखा होगा शाहपुरा का और उसके आसपास की पहाड़ियों में पहुंचे थे। जी, लिंक रोड से निकल के, और अब्दुल्लागंज भी भरा हुआ था। एक स्कूटर में 6 लोग सवार थे। जी। और देखिए, तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह भागे थे? नहीं, मैं तो आया तो मेरा घर यहाँ चौहत्तर बंगले में था। मुझे मेरे बच्चे नहीं मिले घर में। वो भी निकले और एक ऑटो पकड़ के किसी तरह शिवाजी नगर तक गए, और वहां से किस तरह हबीबगंज नाके पहुंचे, और उनको फिर तीसरे दिन में अब्दुल्लागंज से लेकर के आया। यानी मेरे परिवार की, जिसमें एक बेटा था और वाइफ थी, थोड़ा सा मुझे याद आ रहा, 1 बजे आकाशवाणी से समाचार प्रसारित किया जाता है कि भोपाल में इस तरह का कोई हादसा नहीं हुआ है, आप सभी लोग सुरक्षित है, बस इतना प्रसारित होता है। मीडिया में उसी समय एक अफवाह फैली कि जो डेड बॉडीज बहुत ज्यादा हैं, और अगर इतनी डेड बॉडीज डिक्लेयर कर दी तो तहलका मच जाएगा, तो उनको भानपुर की खंतियों में डाल रहे हैं, इसलिए दोबारा गैस की अफवाह उड़ाई। यहाँ आप मीडिया में थे उस समय, आप मीडिया की गलती है यहाँ पे? मैं मीडिया में, मीडिया की भारी गलती है यहाँ पे। नहीं, भारी गलती इसलिए है कि वहां तक जा ही नहीं पाए ना, दोबारा भगदड़ मच गई। स्पॉट तक सुबह जो 8 बजे देख के आ गए, उसके बाद हमीदिया, और हमीदिया से जब तक मीडिया वाले वहां यूनियन कार्बाइड जाए, तो वहां पुलिस लग गई थी। पुलिस किसी को जाने नहीं दे रही थी। डीआईजी बंगले की तरफ से तो आप जा ही नहीं सकते थे, आप छोले की तरफ से जरूर थोड़ा बहुत प्रेम कुटी और छोला नाका तक जा पा रहे थे। दूसरी बात ये, संक्षेप में भार्गव साहब हम जानना चाहेंगे, सतपति जी को मैं कितना भी विरोधी नहीं बताएंगे, मुझे लगता है वो नाम, संक्षेप में आप अगर बता सके कि उस समय के ये दोषी कौन थे, इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन थे, किसने परमिशन दी थी, अगर आपको मालूम हो तो? इंडस्ट्री मिनिस्टर उस समय राजेंद्र जैन हुआ करते। राजेंद्र जैन इंडस्ट्री नहीं, जब यूनियन कार्बाइड को परमिशन दी गई, जी राजेंद्र जैन हुआ करते। जी,
राजेंद्र जैन उज्जैन वाले, वो इंडस्ट्री मिनिस्टर हुआ करते थे और उन्होंने ही, उनके कार्यकाल में कार्रवाई हुई थी, लेकिन वो बिना बॉस के, सीएम के निर्देश के बिना नहीं हुई थी, जबकि उसमें एडवर्स रिपोर्ट थी, जबकि उसमें एडवर्स रिपोर्ट थी। कारपोरेशन, म्युनिसिपल कारपोरेशन ने भी ऑब्जेक्शन लिया था। जहां तक मेरी जानकारी उसमें एडवर्स रिपोर्ट थी, उसके बाद भी उसको परमिशन दी गई। और मुआवजे के लिए तो इतने संगठन थे कि लोग राजदूत होटल में, रंजीत होटल में, यानी इतने संगठन बन गए थे कि कोई शिक्षाविद आ गए थे, कोई कम्युनिस्ट लोग आ गए थे, और वो उनको सब कहा जाता था कि अमेरिकन एजेंट है, यूनियन कार्बाइड के एजेंट है। यानी आप ये सोचिए कि आप हमें मुआवजा दिलाने की बात कर रहे हैं, हमें यानी जनता को, और आप 3 स्टार होटल पे, आप राजदूत होटल में महीनों रुक रहे हैं, वहाँ वो खर्चा अफोर्ड कर रहे हैं, तो कहाँ से आ रहा है? जी, मेरे जहन में ये चीज है। सतपति जी, हम आपके पास आ रहे हैं, तो भार्गव साहब से एक थोड़ा सा मीडिया को लेके ही मैं जानना चाह रहा हूँ। कहते हैं कि उस समय मीडिया के जो छोटे छोटे लोग थे यहाँ, वो जो मीडिया से नहीं जुड़े थे, पत्रकार नहीं थे, वो भी पत्रकार बन गए थे और खूब चांदी काटी उन्होंने। जो विदेशी पत्रकार आए, उनने सूचना के नाम पे डॉलरों देखे गए। इसमें कितनी सत्यता है? नहीं, देखिए, मीडिया तो बहुत लंबी चौड़ी थी उस समय भी, क्योंकि अर्जुन सिंह जी का जमाना। नहीं, मीडिया थी, बहुत सारे ऐसे लोग हो गए कि उन्होंने बकायदे विदेशी पत्रकार गाइड काम किया होगा मीडिया ने, एज गाइड उनको ले गए होंगे, दिखाया होगा, समझाया होगा, और क्या हालात थे वो बयान किया होगा, लेकिन उनसे कमीशन नहीं लिया मीडिया ने। मीडिया ने कमीशन नहीं लिया, मेहनताना लिया। हाँ, नहीं, मेहनताना भी नहीं लिया, ये गलत है, मेहनताना भी नहीं लिया। हाँ, सरकार की आवाज में जो ये सरकारी भोंपू बज रहा था, यानी आकाशवाणी, अगर चाहते तो रात में 11 बजे भी आकाशवाणी खोल करके ब्रॉडकास्ट कर सकते थे, कर सकते थे कि देखिए आप घबराइए नहीं, तो उस समय इतनी नुकसान नहीं होता। मंजर तो खैर बहुत जबरदस्त था। उसके बाद जबकि एक बात बताऊं, देखिए, जब वो बोले कि अब उसको खाली किया जा रहा है उस सिलेंडर को, तो उधर पूरा भोपाल खाली हो गया। एक रात में कम से कम 1000 से ज्यादा चोरियां हुई, ताला नहीं मिल रहा, बहुत सारी ऐसी होते हैं। त्रिपाठी जी, मैं आपको याद दिलाता हूँ, उस समय आकाशवाणी में मेरे मामा जी RS त्रिपाठी न्यूज डायरेक्टर हुआ करते थे। उनका भी सुबह यही कहना था कि मुझे नहीं ऐलान करने दिया गया, नहीं तो सबसे पहले हम उठा के करते, क्योंकि आदमी ऐसे समय में रेडियो खोलता है। सतपति जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ये बोल रहा था, इतने बड़े हादसे के बाद भी पूरे संसार के व्यक्तियों ने एक इंटरनेशनल कानून बना नहीं पाए कि ऐसा कोई भी पदार्थ, चाहे वो अमृत ही क्यों ना हो, जिसका दुष्प्रभाव, जिसका एंटीडोट, जिसका इलाज, जिसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मालूम न हो, पृथ्वी के किसी भी कोने में इसका उपयोग करने नहीं दिया जाएगा। एक कानून बनना चाहिए जिससे कि अभी भी जो अनडेवलप्ड कंट्री हैं, जो अविकसित हैं, जो मजबूर हैं, जो गरीब हैं, इन सब के बावजूद भी उनको परमिशन बेचारों को देते हैं धनार्जन के लिए। कम से कम उनको भी अधिकार है, उनको ये बताया जाए कि भाई ये चीजें हैं। सतपति जी, एक हमारा बहुत छोटा सवाल आपने उसका दे, एक पोस्टमार्टम में लगभग कितना टाइम लगता है? देखिए, एक पोस्टमार्टम में 4 घंटे भी लगते हैं, 2 घंटे भी लगते हैं, और 5 तो उन 2 दिनों में 1000 1500 उसी को बता रहे हैं जी। क्यों संक्षेप में हमारा समय समाप्त? हाँ, नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है हमारा कि यदि बहुत से आदमी सिमिलर सर्कमस्टांस में मृत होते हैं तो रैंडम सैंपल का डिटेल पोस्टमार्टम किया जाए और बाकी को सिर्फ बाह्य परीक्षण करके इसका निरीक्षण करके ओपिनियन दिया जाए, जब तक कि अन्यथा न पाया जाए। जैसे कि एक नाव डूब गया, उसमें 40 आदमी मर गए, सबके मुंह में झाग निकल रहा है, ये नहीं कर रहा है, 4-5 का पोस्टमार्टम कीजिए, बाकी का बाह्य परीक्षण करके उनका रिपोर्ट दे दीजिए। यदि किसी के सिर में चोट लगी है तो उसका डिटेल पोस्टमार्टम कर लीजिए। चलिए, चूंकि समय समाप्त हो रहा है, जब्बार साहब आखिरी सवाल हमारा आपसे, कब तक संघर्ष और करते रहेंगे आप? जब तक जीवन बाकी है। आपने तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये कभी अन्याय हो पाएगा? देखिए, कुल मिलाकर जो परिस्थितियां हैं, और जैसा कि दर्शकों ने भी कहा कि न्याय नहीं हुआ है अब तक, तो मैं भी यही मानता हूँ, न्याय अब तक नहीं हुआ है। और जब तक हमारा जीवन बाकी है और एक ऐसी नज़ीर कायम नहीं हो जाती, जो सतपति साहब कह रहे हैं कि जो इस तरह के अपराध करते हैं उनको दंड ना मिले,
तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे इसके लिए, और हम ये चाहते हैं ऐसी नजीर का। समय समाप्त हो गया है चूंकि हमारे भार्गव साहब जी। 1 मिनट चाहूंगा मैं जब्बार। 1 मिनट नहीं, आपको मुश्किल से 15 सेकंड है। हाँ, जब्बार भाई और बालकिशन जी से कहना चाहता हूं कि बीएमएचआरसी को सुधार दो। वो बिना पॉलीक्लिनिक के रेफर किए इलाज नहीं करते हैं। गैस पीड़ित बहुत परेशान है और पॉलीक्लिनिक्स में जांच की कोई सुविधा नहीं है। आप संघर्ष इसमें करें, त्वरित लाभ ये दिलाएं। चलिए, समय अब समाप्त हो गया। हमें लगता है कि मुझे कल फिर इस मुद्दे पे बहस करने के लिए, फिर उसके बाद और आगे की क्या क्या हुआ और क्या और संघर्ष हो सकता है, वो अलग से मुद्दा रखना पड़ेगा। भार्गव जी, आप हमारे साथ शरीक हुए इस चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब्बार साहब, आप संघर्ष, हम चाहते हैं कि आपका संघर्ष जल्दी खत्म हो और न्याय मिल जाए गैस पीड़ितों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतपति साहब, आपने जो तकनीकी परेशानी उस दौरान की बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नामदेव साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की भोपाल गैस त्रासदी के अर्ध सत्य यानी एक अनकही कड़वी हकीकत की। कहते हैं जब दर्द हद से गुजर जाता है तो अपना सा लगने लगता है। भोपाल गैस पीड़ितों का हाल भी ऐसा ही है। यूनियन कार्बाइड से ऋषि गैस से मिली समस्याओं ने उनसे जिंदगी भर का नाता जोड़ दिया है और वो पिछले 31 सालों से सिर्फ इसी दर्द के साथ ही मर कर जी रहे हैं। लेकिन भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ गैस त्रासदी नहीं, बल्कि यह न्याय, कानून, राजनीति और लूट खसोट की मिलीजुली त्रासदी भी है, जो इस देश के लोकतंत्र के लिए ऐसा कलंक है जिसे शायद कभी मिटाया नहीं जा सकता। क्योंकि उस हादसे से मिले जख्मों के बाद राजनीतिक दलों, न्यायिक व्यवस्थाओं की खामियां, भ्रष्ट अधिकारियों और चंदाखोर स्वार्थी स्वयंसेवी संगठनों ने गैस पीड़ितों के पुराने घावों को खरोच कर खुद ही नासूर बना दिया है। सच तो यह भी है कि इस केस में किसी एक इंसान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हमारा पूरा सिस्टम ही दोषपूर्ण है, जिसे हर सियासी दल अपने फायदे के हिसाब से तोड़ता और मरोड़ता है। जरूरत सिस्टम बदलने की है। किसी की मौत की कीमत अदा नहीं की जा सकती, पर उसके परिवार को भविष्य का सहारा तो जरूर दिया जा सकता है। त्रासदी तो जाने अनजाने में हुई, हो सकता है मानवीय त्रुटि हो, मगर मुआवजा और चिकित्सा के साथ राहत देने का जो घिनौना चक्रव्यूह रचा गया, वह तो सही समझी सोची समझी राजनीति का ही हिस्सा ही है। काश कुचक रखने वाले उस स्याह रात के गवाह होते तो शायद यही कहते कि आई जो काल रात कि अब सून सान कर गई, सोते हुए शहर को ही वीरान कर गई। उस रात सिवा मौत के कोई नहीं था, आबाद साद बस्तियां आज भी वीरान रह गई। आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए एस.पी. त्रिपाठी की इजाजत। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। एमपी अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय बिलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर खुदता नहीं, छूटा आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। एमपी अजब है, श्रीमद् भागवत कथा, प्रार्थना, शतचंडी यज्ञ, श्री राम धुन एवं भजन संध्या मां नर्मदा के अंचल में अनंत श्री विभूषित श्री रविशंकर जी महाराज, श्री रावतपुरा सरकार जी के परम सानिध्य में श्रीमद् भागवत प्रार्थना, शतचंडी यज्ञ, श्री राम धुन एवं भजन संध्या का आयोजन मंडला नगर में किया जा रहा है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम 30 नवंबर 2015 सोमवार से 6 दिसंबर 2015 रविवार तक। स्थान स्टेडियम ग्राउंड मंडला। प्रतिदिन के कार्यक्रम प्रातःकालीन प्रार्थना सुबह 8:30 बजे से, सायंकालीन प्रार्थना शाम 6 बजे, श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक, रात्रिकालीन सुंदर पाठ भजन संध्या। कथावाचक श्री पंडित रमाकांत व्यास जी, रावतपुरा धाम। बिनियाबत श्री रावतपुरा सरकार भक्त मंडल, जिला मंडला, मध्य प्रदेश।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की अभूतपूर्व योजना, मुख्यमंत्री कर्मचारी आवास योजना, केंद्र राज्य शासन के शासकीय अर्ध शासकीय सेवारत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 10% छूट। पहले आओ पहले पाओ। आवंटन स्वेच्छा आधार पर 24 घंटे में होगा आवंटन। छत्तीसगढ़ शासन का जनहित में निर्णय, हमारा प्रयास सबके लिए। आप उमरिया में जनसंवाद के दौरान शिवराज की पटवारियों को दो टूक, हड़ताल खत्म करने के बाद ही होगी कोई भी बातचीत। किसानों से लिया सूखे का जायजा। उज्जैन दौरे पर रहे परिवहन और प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह। धार्मिक